हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट के फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमें एक दो न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें एक न्यूमेरिकल, इसमें जो 5 मार्क्स का जो दो न्यूमेरिकल आना है, तो उनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। दो न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है ना। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं वाटर ट्रीटमेंट के जो और आ सकते हैं पेपर में, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा होगा वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो वाटर ट्रीटमेंट की हम लोगों ने स्टडी कर रखा था कि जल की कठोरता के बारे में, कि जल की कठोरता है क्या आपकी। तो देखिए, जल की कठोरता की क्या थी वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका नेक्स्ट है। जैसे मान लो पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि कठोर जल की हानियां, यानी कठोर जल से क्या क्या हानि हो सकती है, तो कठोर जल की हानियां में लिखा, आपको साफ दिख रहा होगा, कठोर जल में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए इन प्रकार हानिकारक होता है। क्यों, किस किस कंडीशन में? क्योंकि हम लोग जो वाटर होता है वो घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करते हैं, चीनी उद्योग में इस्तेमाल करते हैं, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या क्या है पॉइंट को, उसको स्टडी करना है हम लोगों को। तो देखिए, हेडिंग फर्स्ट हेडिंग है आपकी घरेलू जल, तो घरेलू जल है, और दूसरी हेडिंग है आपकी चीनी उद्योग में। यानी ये दो है जिसपे हम लोग कठोर जल से हानियां हो सकती हैं, क्योंकि चीनी उद्योग में जल की जरूरत पड़ती है, कागज उद्योग में तीसरा पॉइंट, और चौथा लॉन्ड्री, और पांचवा फोटोग्राफी में। ये 5 पॉइंट हैं जो कठोर जल से हानियां होती है इनके इंडस्ट्री में। तो आप लोगों को 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। घरेलू जल को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है चीनी वाले में पॉइंट में, और तीसरा याद रखना है कागज उद्योग में हानि हो सकती है, और लॉन्ड्री उद्योग में, ठीक है। और 5 लास्ट वाला है आपका फोटोग्राफी प्लेट में। तो स्टूडेंट देखिए, घरेलू जल में उपयोग में क्या हो सकता है, सब लोगों को पता है। घरेलू उपयोग में कठोर जल की से निम्न प्रकार हानिकारक होता है, क्योंकि कठोर जल, ये आपका जो कठोर जल है वो क्या करता है, साबुन के साथ, ये जो आपका जो साबुन है, साबुन के साथ आपका शीघ्रता से झाग नहीं देता। यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देता है, इसलिए ये घरेलू उपयोग के लिए क्या हो गया, हानिकारक माना जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा है चीनी उद्योग में। तो चीनी उद्योग में क्या है, कठोर जल में उपस्थित सल्फेट, यानी मेन पॉइंट इसका जो मेन है वो आपका क्या है, सल्फेट। ये दिया है आपका, चीनी के लिए क्रिस्टल बनाने में वह बाधा उत्पन्न करता है। यानी कठोर जल में जो सल्फेट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं, वो चीनी के जो क्रिस्टलन होते हैं उसको बनाने में क्या उत्पन्न करता है, आपका बाधा उत्पन्न करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो बस आपको पॉइंट भर लिख कर आ जाना है, कुछ नहीं करना है। कि अगर वो पूछेगा क्या है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है उसके बारे में। बाकी 3 पॉइंट सीधे सीधे हैं आपके, कागज उद्योग में और लॉन्ड्री उद्योग में, फोटोग्राफी प्लेट में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है सीओडी, जो इसका बहुत 2 क्वेश्चन है, सीओडी एंड बीओडी। तो सीओडी का जो पॉइंट है इसमें सही से आया नहीं है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बीओडी, ठीक है ना। तो सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, इसको चर्चा में देख लें। तो सीओडी अगर पेपर में पूछता है कि सीओडी क्या है, बीओडी क्या है पेपर में, तो इसकी देखो सिंपल सा पॉइंट है सीओडी के लिए। देखिए, इसमें उसने लिखा है सीओडी में, इसका फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी केमिकल, सी का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर सीओडी और बीओडी पेपर में आए तो ये लिखा है ऑक्सीजन की वह मात्रा जल में उपस्थित, यानी याद क्या रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा जल में उपस्थित कार्बनिक, यानी 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक हो गया और एक आपका अकार्बनिक पदार्थ हो गया। यानी ये 2 पदार्थ जो है वो आपको याद रखने हैं। यानी जो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ को पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु, यानी जो आपका जो पॉइंट है इसमें क्या है, जैसे आपका मान लो O2 है आपका, ठीक है ना। सबको पता है ऑक्सीजन का O2 होता है। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीडेशन करना है तो आपका देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, प्लस ऑर्गेनिक की बात करें अगर वो, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब पदार्थ मिलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग। और ऑक्सीजन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो पानी में जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पाए जाते हैं। तो उस पदार्थ को पूर्णतः
ऑक्सीडेशन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है उसकी COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। यानी किसी पदार्थ में, किसी जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा उपस्थित होती है उसको जल में उपस्थित उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए जल में कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात वो बताने की कोशिश पूछ रहा है। तो सिंपल सा पॉइंट भर याद रखना, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीडेशन के लिए। सिंपल सा आपका ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है COD के लिए। और इसको जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, मेजरमेंट का जो पॉइंट है वो मेजरमेंट का आपका पॉइंट क्या है, इसका जो मिलीग्राम प्रति लीटर प्रति ग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कितनी मात्रा कितने लीटर में उपस्थित होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका COD के बारे में कि COD क्या है, COD के बारे में पूछता है तो आपको इतना एक्सप्लेन कर देना है। फिर आता है BOD। BOD और COD में फर्क क्या है ये समझ लेना। उसमें था कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, पूर्ण ऑक्सीडेशन करना है, ये पॉइंट था COD में। अब BOD की बात करें तो BOD की चर्चा देख लीजिए। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसने कहा जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव, देखिए वहां पर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, यहाँ सूक्ष्म जीव की बात हो गई। सूक्ष्म जीव जो जल में विलय ऑक्सीजन का विलय करके जल में कार्बनिक, यानी यहां पर भी फिर से चर्चा किसकी आई, कार्बनिक पदार्थों को खनिज पदार्थों में ऑक्सीकृत करता है। यानी इसका लॉजिकल अर्थ क्या है कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव, यानी वाटर होता है उसमें बहुत से छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं जल में विलय ऑक्सीजन का विलय करके, यानी जल में विलय ऑक्सीजन का विलय करके जल में के अकार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थ में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी अगर इसका मेन टर्म्स देखा जाए, कहना क्या चाह रहा है कि जल में अगर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं उसमें, जल में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित है वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो जल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो कार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थों में क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर दी, जिससे जल का प्रदूषण कम हो जाता है। ये पॉइंट है। लेकिन मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखा है जल के नमूने में उपस्थित, यानी जल होगा उसका एक सैंपल लेंगे हम तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीव द्वारा, वहां पर कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा था जल में उपस्थित ऑक्सीजन से। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सूक्ष्म जीव पहले उस ऑक्सीजन को उसके करीब लाएगा और क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में मदद करेगा। यानी कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीडेशन COD था, यहाँ कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीव द्वारा, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। तो आप लोगों का ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं। यूरिया की दिखाया गया है, तो यूरिया की O2 से अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो ये से आपका कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, पानी में मान लो वो मिला है, उसका ऑक्सीडेशन होगा N2CO2 और जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी जल की पूर्ति में 10⁴ लीटर जल में 1 ग्राम यूरिया पाया जाता है, मान लो ये कंडीशन दी उसने। तो जल का BOD कितना होगा ये पूछा गया है। तो कितने जल में कितने ग्राम यूरिया है ये बस देखना है आपको। तो देखो BOD बराबर जल में यूरिया की मिलीग्राम में मात्रा लेना है आपको। यहाँ उसने 1 kg दी है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 आएगा। और जल लीटर में कितना दिया है, 10⁻4, तो 10⁻4 रख दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो BOD बराबर 10⁻2 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 100 ग्राम प्रति लीटर आ गया। यानी इसकी जो BOD वैल्यू है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है जल का रोगाणुनाशक, यानी वाटर में जो हानिकारक जर्म्स और बहुत से बैक्टीरिया या पानी आपका गंदा है, कई हार्डनेस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दूर करने के लिए, दूर करना ही क्या है, जल का रोगाणुनाशक। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पेपर में। तो इसके देखिए बहुत से काफ़ी पॉइंट हैं इसमें। देखिए पानी को रोगजनक जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को मारकर पानी को पीने योग्य बनाना, यानी पानी को यहाँ पीने योग्य बनाने के लिए जो टेक्निक है उसके बारे में बताया गया। तो कई टेक्निक है, देखिए आपके सामने लिखा है, पहला उबाल कर यानी बॉयल करके, क्लोरामिन डालकर, क्लोरामिन भी डाल के हम कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोगाणुनाशक कर सकते हैं। फिर क्लोरीकरण द्वारा भी कर सकते हैं, यानी क्लोरीन डाल दें डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो उबाल कर सबको पता है कि जल को अगर 10 से 15 मिनट अगर तक हम उबाल कर सभी रोगजनक जीवाणु को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा टेक्निक सबको पता होगा। क्लोरामिन में याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरामिन और ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए क्लोरामिन का फार्मूला होता है ClNH2, ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों को।
तो ये क्लोरामिन करता क्या है, इस विधि में जल का रोगाणुनाशक क्लोरामिन द्वारा किया जाता है। तो पहले क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मिश्रण यानी अमोनिया और क्लोरीन का हम लोग मिश्रण डालते हैं, और मिश्रण डाल के क्या बना लेते हैं, CaClNH2 यानी क्लोरामिन का निर्माण कर लेते हैं। ये क्लोरामिन जैसे ही हम इसमें डालते हैं, जल में डालते हैं, यानी जो जिस जल को हमें क्या करना है, रोगाणुनाशक करना है, तो वो क्या बना देता है, HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल बना देता है। सिंपल सा टेक्निक याद रखना है स्टूडेंट्स के, जो क्लोरामिन है वो जल से क्रिया करेगा तो HOCl और NH3 को वापस निकाल देगा। जो ये क्लोरामिन, अब देखिए फर्क क्या है ये भी समझ लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर में भी देखो क्लोरीन बढ़ रही है, और यहाँ पर भी क्या बढ़ रही है, यहाँ पर जो जल से क्रिया कर रहा है तो क्लोरामिन से क्रिया करा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जल की क्रिया Cl2 से करा रहे हैं। दोनों पॉइंट में देखिए आपका HOCl बढ़ रहा है, यहाँ पर भी HOCl बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देखिए आपका जो है वो आपका क्या बढ़ रहा है, HOCl बढ़ रहा है। तो एक सी रिएक्शन याद रखने के लिए, क्यों कंफ्यूज कर देगा वो, तो कंफ्यूज ना हो पाए, यहाँ पर देखिए दोनों में एक ही पॉइंट है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है आपका HOCl, बस फर्क क्या है, यहाँ भी जल है, यहाँ पर HOCl बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है Cl2 लिया गया है, और यहाँ पर क्या लिया गया है, ClNH2 लिया गया है। यानी ये क्लोरामिन को जल में डाल रहे हैं, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन को जल में डाल रहे हैं। वन यहाँ पर भी HOCl बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है, HOCl बढ़ रहा है, सेम रिएक्शन है दोनों की। फिर यहाँ क्या हुआ, HOCl किसमें, नवजात ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए ये HOCl क्या कर रहा है, नवजात ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, सेम रिएक्शन है। फिर यहाँ देखिए नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को क्या कर रहा है, आपका रंगहीन कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए नवजात ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रंगहीन पदार्थ को रंगहीन, कलर पदार्थ को कलरलेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन सेम पॉइंट पर है, बस फर्क कितना है, यहाँ पर Cl2 ट्रीट कर रहे हैं, और ये Cl2 कहाँ से बना है, जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करके Cl2 को जनरेट किया। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या किया कि क्लोरीन और NH3 क्रिया करा के हम लोगों ने पहले क्लोरामिन बनाया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करके हम लोगों ने क्या बनाया, क्लोरीन बनाया। वहाँ क्लोरामिन बना रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन बना रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है। यहाँ पर क्लोरीन बनाया तो क्लोरीन को जल में डाल दिया, वहाँ क्लोरामिन बनाया हम लोगों ने तो क्लोरामिन को जल में डाल दिया। तो जब रिएक्शन तो बन ही जाएगी, जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ HOCl बढ़ रहा है, और वहाँ पर क्या बढ़ रहा है तुम्हारा, HOCl यहाँ भी बढ़ रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ क्लोरामिन डाला है तो इसका जो H होगा, इसका यहाँ से H जो H निकालेंगे हम लोग, तो वो इसके साथ जाके क्रिया करके NH3 बनाएगा। यहाँ का जो H निकलेगा वो इसके Cl के साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो ये दो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरामिन और ब्लीचिंग पाउडर। 2 पॉइंट याद करके चले जाइए, इतने में आप आराम से उसको एग्जाम को लिख पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसके बाद क्लोरीकरण द्वारा भी ये तो सिंपल सा है, ये समझ लो इतना सा फर्क है। यानी अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को हटा दें, सपोज करो, यानी ऊपर वाले पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें तो ये मान के चलो कि आपका ये पहला पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पर है आपका, ठीक है, और मान लो यहाँ पर इतना सा फर्क है। देखिए क्या आप लोग क्लोरीकरण के लिए, तो इस रिएक्शन को अगर हम हटा लें, हल्का सा इतना हटा लें, इतना पॉइंट, तो इतने से जो 3 रिएक्शन लिखी हैं, ये 3 रिएक्शन, यही इसकी एग्जाम्पल है। देखिए Cl2 से H2 क्रिया, Cl2 से H2 क्रिया, HOCl बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है, HOCl बढ़ रहा है। फिर HOCl नवजात यहाँ बना रहा है, तो यहाँ पर भी देखो नवजात ऑक्सीजन बना रहा है। फिर रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखो जीवाणु को क्या कर रहा है, ये जीवाणु को मार दे रहा है। बस ये फर्क है। तो ये हो गया आपका रोगाणुनाशक, जल का रोगाणुनाशक कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो इसके बाद हम लोगों को 2 सवाल जो पढ़ने हैं, जो पेपर में 5 मार्क्स से आएंगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग एक टॉपिक और है, इसके बाद वो सवाल को ही चर्चा करेंगे जो 5 मार्क्स में आ सकता है इस बार, और अगर आएगा तो वही सवाल ही आएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट डला भी है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जल उपचार या नगर पालिका यानी वाटर ट्रीटमेंट। तो नगर पालिका द्वारा जल जनसाधारण, हाँ ठीक, नगर पालिका द्वारा जनसाधारण को पीने तथा घरेलू कार्य के लिए आवश्यक जल की पूर्ति की जाती है, यानी वाटर ट्रीटमेंट द्वारा। पीने योग्य पानी में निम्नलिखित मुख्य गुण होने चाहिए। जो पीने योग्य पानी है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इस पर चर्चा करें। एक तो पानी जो स्वच्छ होना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। गंधहीन होना चाहिए, ये भी सब लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वाद में अच्छा होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। इसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु नहीं होने चाहिए, ये भी सबको पता है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें आर्सेनिक, ये सब टॉक्सिक मेटल है,
क्रोमियम, आर्सेनिक, हानिकारक लवण नहीं होना चाहिए, यानी इनकी ये मेटल्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। इसकी पीएच 8 से कम होना चाहिए, वाटर की जो पीएच है वो 8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद ये मृदु होना चाहिए, यानी सॉफ्ट होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। पानी को पीने योग्य बनाने के निम्न तरीके हैं, इसके तरीके भी है। तो एक तो तरीका आपका दिख रहा है अशुद्धि दूर करके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कच्चे पानी को पर्दे पर प्रवाहित करके तैरने वाली अशुद्धियाँ पृथक कर सकते हैं। यानी जो कच्चे पानी को पर्दे पर प्रवाहित करके, पर्दे का मतलब वहाँ पर छानने से है कुल मिलाकर, अशुद्धि को दूर करके। फिर इसके बाद स्कंदन करके, स्कंदन का मतलब पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसमें फिटकरी मिला दें। सब लोग जानते हैं फिटकरी मिलाने से उसमें स्कंदन हो जाता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो स्कंदित हो जाती हैं। फिर इसके बाद छान कर, सब लोगों को पता है छानने का मतलब फिल्टर करके। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को चर्चा करनी थी। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया वाटर ट्रीटमेंट का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया ये ब्लीचिंग पाउडर वाला वाटर ट्रीटमेंट का, ये आपका जल का रोगाणुनाशक। एक क्वेश्चन आपका सीओडी हो गया, बीओडी सीओडी क्वेश्चन पेपर में अगर पूछें, और जल की कठोरता के बारे में। और ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो सवाल पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपका आ गया सवाल, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये सवाल 5 मार्क्स में पेपर में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसको समझिए, बड़ा सवाल आता है क्योंकि बहुत टेबल लेवल वगैरह बनेगी। देखिए तो पहला सवाल, देखिए आप लोग ध्यान क्या देना है, मेन खेल है इसमें टेबल बनाने का। और टेबल बनाने के बाद देखिए जो मान दिखाई देंगे वो यहीं पर दिखाई देंगे आपको। इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या पूछा है उसने, किस तरीके से वो पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ये पहले अच्छे से देख लेना। देखिए उसने कठोर जल के एक नमूने के 10⁵ भाग में निम्नलिखित लवण पाए जाते हैं। उसने कहा लवण पाए जाते हैं, उसने लवण की क्या दी है, ग्राम मात्रा दी है। ये लवण दिया है, इसकी ग्राम मात्रा दी है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया, इसकी ग्राम मात्रा दी है उसने। कैल्शियम सल्फेट, जितना वो तुम्हें दे उतने को पहले देख लेना क्या दिया है उसने, तो ग्राम मात्रा दी है। फिर उसने कहा जल की कठोरता आपको पीपीएम में ज्ञात करनी है, यानी हार्डनेस ज्ञात करनी है पीपीएम में। फ्रेंच तथा क्लार्क में भी ज्ञात करो, यानी इसको फ्रेंच में भी ज्ञात करो और क्लार्क में भी पूछ सकता है वो। तो वो कन्वर्जन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो कन्वर्जन याद रखना है तो आराम से कन्वर्ट करते बन जाएगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टेबल बनाना। तो टेबल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका देखिए, जितने भी आपको वो लवण दे, तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया, कैल्शियम सल्फेट दिया, और भी देगा तो फिर और भी नीचे लिख लेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा आपका लवण दिया है। फिर इसके बाद घुलित मात्रा, यानी जो उसकी मान दी है, ये दिया 6.2, तो ये हमने क्या कर लिया, घुलित मात्रा इसकी नोट कर ली तीनों की, ठीक है। इसके बाद उसका दिया अणुभार। तो पहले ये अणुभार दिया गया है वो आपका इन कंपाउंड का अणुभार दिया, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। देखो जैसे कैल्शियम का होता है आपका कैल्शियम का होता है 40, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग हाइड्रोजन का रख लेंगे 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 कर लेंगे, इस तरीके जोड़ेंगे तो आपका 162 ये आएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये आप लोग कर लेंगे, ये पता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसी प्रकार इसका भी यही करेंगे, इसकी मात्रा नोट करेंगे, अणुभार नोट करेंगे, इसकी मात्रा अणुभार नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद CaCO3 के समतुल्य, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखना ही है। CaCO3 के समतुल्य 100 ग्राम, यानी इसकी जो हार्डनेस होगी वो इसके समतुल्य होगी, ये बात बोलना है आपको। तो अगर इसका 1 ग्राम डिस्ट्रॉय होगा, यानी इसका 162 ग्राम हार्डनेस दूर होगी, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर दूर होगी। वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर दूर होगी तो वो उस कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार होता है वो आपका कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। तो अगर ये 100 है तो वो आपको याद रखना है कि इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 100 निकल के आएगा। कितना आएगा, 100 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका 100 ग्राम होता है ये पता है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि अगर वो कह रहा है कि 162 समतुल्य कितने के 100 के, तो एक कितना होगा 100/162, तो 16 ग्राम जो घुलित मात्रा उसके लिए, तो 16 पॉइंट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का भार बटे जिसके लिए निकाले उसका अणुभार रखना है, इनटू जो घुलित मात्रा है वो मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसका सॉल्यूशन कितना है 10 ग्राम। इस पर इसको सॉल्व करना है, इसका कितना है 20 ग्राम। इसका सॉल्व किया तो इसका कितना है 20 ग्राम। इतना करने के बाद फिर यहाँ जैसे आप लोग ये कर लेंगे तो फिर सवाल एकदम सिंपल हो जाएगा। तो जल की कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों का कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कुल भार, तो कुल भार निकाल रहे हैं, तो जितने लवण देगा उतने का हम लोग क्या करेंगे, भार निकाल, यानी ये टेबल बनाकर ये भार कैलकुलेट कर लिए तीनों के भार। तीनों भारों को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। अब उसने सवाल में जो पूछा है वो पूछा जल की कठोरता पीपीएम में कैलकुलेट करनी है हम लोगों को।
तो देखिए जल की कठोरता पीपीएम में, पहला पॉइंट बनाया, तो जल के प्रति 10⁻⁶ भाग में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है ना। तो अतः जल की कठोरता तो कितनी हो जाएगी, 50 पीपीएम, यानी जो मात्रा उसने दी थी तो वो कितने में दी, 10⁻⁶ में। कैसे, देखिए उसने यहीं पर नमूना जो लिया था वो कितना दिया, 10⁻⁶ दिया था एक नमूने को 10⁻⁶ भाग में। तो इसका मतलब पीपीएम जो होती है जल के प्रति 10⁻⁶ भाग में कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम है, 6 भाग पहले से, क्योंकि पीपीएम भी 10⁻⁶ होता है, इसलिए इसका जो ग्राम मात्रा आएगी वो कितने 10 अगर मान लो वहां पर 4 होता तब हम मल्टीप्लाई चेंज करते हैं। इसके बाद जल की कठोरता फ्रेंच में ज्ञात करना है, तो सबको पता होना चाहिए एक पीपीएम बराबर होता है 0.1 फ्रेंच। तो 50 पीपीएम बराबर, तो एक के लिए इतना है तो 50 के लिए कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो 50 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने, 50 गुणे 0.1 तो कितना आ गया आपका 5 फ्रेंच। फिर इसकी जल की कठोरता क्लार्क में ज्ञात करना है, तो सबको पता होना चाहिए एक पीपीएम बराबर 0.07 क्लार्क। तो 50 के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो 50 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना आ गया 3.5 क्लार्क आ गया। तो ये था आपका पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल था लेकिन आप लोगों को बस कन्वर्जन याद होना चाहिए, और ये यहाँ पर ये मान जरूर देख लेना है 10⁻⁶ दिया है कि नहीं दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत बार, ये कम से कम लगातार जितनी बार ये सवाल पूछा गया है वो ये वाला सवाल ही पूछा गया है कई बार, बस कभी कभी तो मान भी आपको सेम ही मिल जाएंगे, सेम डिक्टो सवाल में यही मान मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी उसने क्या किया 10⁻⁶ में ही दे दिया उसने, तो यहाँ पर भी जितना मान आएगा वो उतनी पीपीएम के बराबर मान लिया जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए उसने जो मात्रा दी है वो भी क्या इसमें दी, पीपीएम में दी यहाँ पर। तो इस बार सवाल में उसने क्या कहा है कि संगठन वाले जल के मृदु जल के कठोर हेतु सोडा तथा लाइम की मात्रा, यानी यहाँ सोडा तथा लाइम दो वर्ड है, सोडा मतलब आपका हो गया Na2CO3 और लाइम यानी चूने से वो ले रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उसने हमें वही टेबल फिर से बनानी है, लवण, घुलित मात्रा, अणुभार और कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य। तो हम लोगों ने उसको उसी पॉइंट बना लिया। इसमें जो पीपीएम मात्रा दी है वो सबकी नोट कर लिया हम लोगों ने, अणुभार जो दिया है वो नोट कर लिया, फिर कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर जो 100 ग्राम, वहाँ 100 ग्राम लिखा था उसने, यहाँ 100 पीपीएम लिखा, क्योंकि यहाँ जो मात्रा दी है वो किसमें दी है, पीपीएम में। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पीपीएम। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए, याद रखना, वरना ये सवाल को वो एग्जाम में काट भी सकता है। तो आप लोग इतना क्लियर हो गया सबको। इसके बाद वही करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीएम में मात्रा बटे इसका अणुभार इंटू इसका, तो ये कितना आ गया आपका, पहले वाले का आपका आ गया है 135.8, फिर दूसरे वाले कितना आ गया 38 कितना आ गया 4 आ गया आपका दूसरे वाले के लिए, ठीक है। ये टेबल बनाना आप समझ ही गए होंगे, पिछले उसमें जो इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है उसी टाइप से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। तो क्योंकि इसमें काट पीट किया है, आप लोग अपने तरीके से करना है इसको सॉल्व। तो इस तरीके से सब कैलकुलेट करेंगे सबके मान, तो सबके कुछ मान, इसका निकल गया इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका 70, इसका 13.136.8। अब देखिए चलते हैं, उसने पूछा है ये पहली हेडिंग, चूने की आवश्यकता, ठीक है, और दूसरा इसमें है सोडा की आवश्यकता, यानी जो चूने की आवश्यकता है वो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, और क्यों घुमाकर वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, उसने कहा सोडा तथा लाइम की मात्रा। तो सोडा जो होता है वो पूर्ण कठोर दूर करने के लिए होता है, लाइम जो होता है वो होती अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। तो अगर वो सोडा लाइम करके पूछे या पूछे अस्थायी तथा परमानेंट हार्डनेस पूछे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना सवाल के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी के लिए लाइम, और सोडा जो होती है वो परमानेंट हार्डनेस के लिए दूर होती है। अगर वो कुल हार्डनेस पूछे तो सोडा लाइम की हार्डनेस और सोडा की हार्डनेस और लाइम की, यानी अस्थायी कठोरता इसके द्वारा दूर की जाएगी और स्थायी कठोरता सोडा द्वारा दूर की जाएगी। अगर वो पूछे जल में कि कुल हार्डनेस कितनी है, तो इन दोनों की हार्डनेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल हार्डनेस निकल आएगी। तो पहले हम लाइम की दिखाई गई है हार्डनेस कैसे निकालते हैं। तो चूने की आवश्यकता, तो चूने की आवश्यकता है, तो चूने के लिए अगर हम स्टडी करें तो सबको पता है चूने का फार्मूला कितना, इसका जो अणुभार दिया है वो कितना दिया है 74, ठीक है। 74 आप निकाल के देख लीजिएगा कि चूने का 74 ही निकल के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ऐसे कर लीजिए, चूने का कितना होता है 40 हो गया आपका कैल्शियम का, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, तो उसका कितना हो गया 32 हो जाएगा आपका 2 ऑक्सीजन का, प्लस
उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74। तो ये आपके चूने का टोटल अणुभार है, ठीक है ना। तो ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये फार्मूला मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा दिया है आप लोगों को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर दिया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फिर दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर दिया है मैग्नीशियम सल्फेट इनटू जल का आयतन, जो सवाल में दिया है उसने, ठीक है। इस पे आ जाते हैं सवाल में। सोडा की आवश्यकता, ये स्थायी कठोरता के लिए, तो स्थायी कठोरता में कैल्शियम के समतुल्य जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट इनटू जल का आयतन। तो स्टूडेंट ये बात याद रखनी, इसमें जो लेना है वो क्लोराइड लिए गए किसके, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, सल्फेट लिए गए, मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट लिए गए। यहां आप देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो बाइकार्बोनेट लिए गए हैं, लेकिन मैग्नीशियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का सल्फेट यानी कैल्शियम का सल्फेट यहां नहीं लिया गया है इस फार्मूले में। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यहां देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये बात अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है या क्यों करा रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जब रिएक्शन होती है, पीछे हम लोगों ने रिएक्शन में पढ़ा है जो, तो उसके 2 मोल लेना पड़ते हैं, इसलिए ये पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि देखो ये जैसे मान लो सपोज करो आपको ये फार्मूला याद है, अब कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की आपने यहाँ मात्रा निकाली है 135.8, तो यहाँ पर कितना रख दिया 135.8 रख दिया अपना कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। फिर यहाँ देखो 2 का तो 2 तो मल्टीप्लाई मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, ये आपने उसकी मात्रा रख दी। फिर इसके बाद दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी मात्रा रख दी। फिर किसका दिया मैग्नीशियम सल्फेट, तो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी है, ये आपके दी है मैग्नीशियम सल्फेट की 70 दी है, ठीक है ना। और ये आपकी दी है मैग्नीशियम क्लोराइड की। देखिए ये जो मात्रा है ये कैल्शियम सल्फेट यानी 72, ये मात्रा नहीं रखनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल में कहीं पर भी कैल्शियम सल्फेट नहीं दिया गया है। यही बात याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि चूने की आवश्यकता में ये नहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ओनली क्या यूज किए जाते हैं, सोडा वाले में क्लोराइड, सल्फेट और सल्फेट, यानी इतना याद रखो क्लोराइड और सल्फेट, क्योंकि 2 मेटल है, एक मैग्नीशियम और एक कैल्शियम है। तो क्लोराइड मैग्नीशियम का याद रखना, मैग्नीशियम के दोनों और कैल्शियम का सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर बस। बाइकार्बोनेट यहाँ नहीं होगा क्योंकि अस्थायी कठोरता है में बाइकार्बोनेट होता है, स्थायी कठोरता में बाइकार्बोनेट नहीं होता है। तो देखिए ये फार्मूला देखिए आपने सबके मान रख दिए, सबके मान रखने के बाद इनटू 10⁻6, 10⁻6 क्यों रखा, तो ये देखिए 10⁻6 दिया है जल के आयतन, तो ये वैल्यू आपकी 10⁻6 होगी। अब कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना है, ये वैल्यू समझ में आ रही होगी। ये 100 जो लिया गया ना, ये 100 उसकी तुल्य है आपका, ठीक है ना, 100 लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो इसको टोटल ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये आपका ऐड आ जाएगा इंटू 10⁻6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 310.35 kg। तो बिल्कुल यही सवाल भी पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से इसको स्टडी करके रखना। फिर चूने में जब पूछे तो जब आपको देखो ये आपको दिया 106 कैसे आया, तो सोडियम, सोडा की बात की उसने, तो आप सोडे का निकाल के देख लो, सोडे का कैसे Na2CO3 का निकाल के देखिए आप, Na2CO3 का, तो Na2CO3 का, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, 23 दूनी 26, एक सोडियम का 23 का 23 दूनी 46, तो 46 हो जाएगा सोडियम का। और Na2CO3 तो C1 होगा तो 12, तो 12 और जोड़ दीजिए और 48 और जोड़ दिए तो 106 आ जाएगा Na2CO3 का। तो ये सोडा है जो वो Na2CO3 है आपका। फिर इस पर कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का 106 रखा गया है। फिर इसके बाद इन तीनों के मान रख दिए, तीनों के मान रखकर ऐड कर देना, तो ये कितना टोटल आ जाएगा 278.8 इंटू 10⁻6, पता ही है कैसे आया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 2, ये आ गया आपका 295.5 kg। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल है जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट का लास्ट वीडियो है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करके या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। अच्छे बस टेबल बनाना सीख लीजिए, ठीक है ना। इसकी PDF
टेलीग्राम लिंक में है, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें उस टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दी गई है। तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।